आज से कुछ दिन पहले दिल्ली का एक वीडियो वायरल होता है और उस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ मुस्लिम्स सड़क के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं। जब वो लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं उसी समय पे एक पुलिस अधिकारी आते हैं और उनको लात मारते हैं। जैसे ही इस पूरे घटना का वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर डाला गया, ये वीडियो वायरल हो गया। बाद में ये जो पुलिस अधिकारी थे जिनका नाम था मनोज तोमर, उनको सस्पेंड कर दिया गया। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये जो नमाज पढ़ने की प्रक्रिया है सड़क के ऊपर, वो गलत है, सही है, दुनिया में क्या हो रहा है, बहुत सारे मैं आज आपको फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो वायरल हुआ था 8 मार्च को और 8 मार्च को दिन था शुक्रवार के दिन मुस्लिम्स मस्जिद जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। तो इसके ऊपर तर्क ये दिया गया कि क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं बची हुई थी मस्जिद में, इसलिए बहुत लोगों ने सड़क के ऊपर आकर नमाज पढ़ा। लेकिन जब वो नमाज पढ़ रहे थे उसी में एक पुलिस अधिकारी आते हैं और उनको लात मारने लगते हैं। मोहम्मद जुबैर जैसे क्लिप कट हुए ने इस बार भी वही काम किया जो वो हर बार करता था, क्लिप को काटने वाला और उसको शेयर करने वाला। जब इस इंसिडेंट का पूरा वीडियो देखा गया तो पता चला कि जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने मल्टीपल टाइम्स वार्न किए थे जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उनको कि आप लोग यहाँ से हट जाओ। बट जब वो पुलिस के अधिकारी की बात कोई नहीं सुनता है तब वो पुलिस अधिकारी लात मारते हैं। अब ये जो लात मारा गया इसको कोई भी यही कहेगा कि ये गलत है, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये गलत है। बट यहाँ पे सिर्फ एक साइड है, हम जो दूसरा साइड है वो हम नहीं देख पा रहे हैं। दूसरा साइड ये है कि जो पुलिस वाले थे उन्होंने पहले वार्न किया था, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, पुलिस को प्रेशर किया जाता है, ऊपर से उनको प्रेशराइज किया जाता है कि आपको ये चीज़ें करनी ही होगी। वो आप समझो आप कैसे करोगे। उनको ऑर्डर्स मिले कि उन लोगों को वहाँ से खाली करो, उन लोगों को वहाँ से हटाओ। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि बात से उनको समझा के हटाया जाए, उनको वार्निंग दे के वहाँ से हटाया जाए। जब वो लोग नहीं हटते हैं तब वो लात मारते हैं। अगेन मैं वही बात बोल रहा हूँ, मैं लात मारने को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, वो गलत था और उनके ऊपर कार्रवाई ऑलरेडी हो भी चुकी है। बट यहाँ पे क्या सिर्फ मनोज तोमर दोषी हैं जिन्होंने लात मारा? नहीं, इसके बाद क्या क्या हुआ थोड़ा ये भी जान लीजिए। आप सड़क के ऊपर नमाज पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ने के लिए ऑब्वियसली सबको साफ सुथरी जगह चाहिए होती है, बट आप सड़क के ऊपर नमाज पढ़ रहे हो, सड़क गंदा होता है। बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज ने तो सड़क के ऊपर नमाज पढ़ने को बैन किया हुआ है। तो जब इस्लामिक कंट्रीज ने सड़क के ऊपर नमाज पढ़ने को बैन किया हुआ है तो फिर हम इंडिया के अंदर क्यों ये सब चीज़ें करेंगे? अच्छा, जो लोग सड़क के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं उनसे सबको कोई परेशानी नहीं है, जब तक कि उनको कोई परेशानी नहीं होती है उस नमाज पढ़ने के कारण, जो रोड ब्लॉक हो रहा है उसके कारण। मान लीजिए रोड ब्लॉक होता है, किसी का एम्बुलेंस जाना है, किसी का एग्ज़ाम होने वाला है, किसी का इंटरव्यू है, कोई भी इमरजेंसी काम हो सकता है जो कि वो छूट सकता है इस रोड ब्लॉकेज के कारण। और ऐसा तो है नहीं कि किसी का अगर इमरजेंसी कोई काम है और वो रुक जा रहा है इस नमाज पढ़ने के कारण तो वो सिर्फ हिंदू होगा। किसी भी रिलीजन का भी हो सकता है, वो एक मुस्लिम भी हो सकता है, किसी मुस्लिम को मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है तो उसकी जान भी जा सकती है। तो किसी को ज़रूरत ही क्या है कि वो सड़क के ऊपर नमाज पढ़ेंगे? अगर सभी लोग ऐसे हर शुक्रवार को सड़क के ऊपर बैठकर नमाज पढ़ने लगे फिर तो कितनी परेशानियां होगी, लोगों को कितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगेगा, वो आप समझ सकते हैं। जब ये सब चीज़ें हो गई, मनोज तोमर ने जब लात मारा उसके बाद उनको लिंच करने की कोशिश की गई। बहुत सारे वीडियोस हमारे सामने आए हैं जिसमें उनको लिंच करने की कोशिश की जा रही है। और एक वीडियो तो ऐसा भी सामने आया जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति कह रहा है कि अगर पुलिस की वर्दी में वो नहीं होता तो हम उसे मार देते। अब अगर हम उस पुलिस अधिकारी के नज़रिए से देखें, मनोज तोमर के नज़रिए से देखें, उनको जो ऑर्डर्स मिले वहाँ से लोगों को खाली करवाने के, अगर उस ऑर्डर को वो फॉलो नहीं करते, वहाँ से उन लोगों को खाली करवाने में सक्षम नहीं होते तो वैसे भी वो सस्पेंड होने वाले थे। तो उन्होंने कोशिश किया कि वो बात से वार्निंग दे के उनको वहाँ से हटाए, बट कोई सुन नहीं रहा था। बाद में फिर वही चीज़ें हुई, जो पुलिस अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति रिलीजन प्रैक्टिस करने से नहीं रोक रहा है, ना उसको कोई आपत्ति है। आप नमाज पढ़िए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ऐसे मत करो कि लोगों को फिर परेशानी होने लगे। अल्टीमेटली इस चीज़ का रिजल्ट क्या हुआ? इस चीज़ का रिजल्ट यही हुआ कि ना तो आप ढंग से वहाँ पे नमाज पढ़ पाए, बाद में फिर बहुत सारे लोगों ने उस पुलिस वाले को लिंच करने की कोशिश की। अब पुलिस की तरफ से इसके ऊपर FIR होगा, जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जांच पड़ताल होगी, कुछ लोग जेल जाएंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी सड़क के ऊपर नमाज ना पढ़कर अपने घर में नमाज पढ़े या फिर आप अपने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े। आपका भी नमाज सही से कंप्लीट हो पाएगा और आपको भी पीस ऑफ माइंड रहेगा। और ये आप लोगों के फायदे की ही बात है और हमारी सोसाइटी के फायदे की बात है। तो ये जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है तो उसके बारे में बात हो गई। अब जो हमारी सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं तो इसके अलावा मैं अपने वीडियो फॉर्मेट में एक चेंज ला रहा हूँ कि हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें जो हमारे कंट्री के अंदर हो रही हैं या कुछ ट्रेंडिंग न्यूज़ जिसको आपको जानना ज़रूरी है, ये वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर चल रहा था तो उस समय पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। क्रूड ऑयल मतलब कि कच्चा तेल जिससे कि पेट्रोल और डीजल रिफाइन करके निकाला जाता है। अब हमारा जो देश है ना वो बहुत ज़्यादा निर्भर होता है क्रूड ऑयल्स के इम्पोर्ट पे। हमारे देश में सिर्फ 25% क्रूड ऑयल ही यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाकी 85% जो क्रूड ऑयल है उसको
बाकी अलग अलग देशों से खरीदा जाता है। तो हुआ यह था कि जब रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर चल रहा था तो उस समय पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे थे, क्योंकि जो रशिया है उसके ऊपर सैंक्शंस लग गए थे कि वो अपना क्रूड ऑयल किसी और कंट्री को बेच नहीं सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ जो ओपेक नेशन है, ओपेक नेशन मतलब कि वो कंट्री जो कि क्रूड ऑयल बेचते हैं, तो उनका एक समूह होता है, उसी को ओपेक नेशन कहा जाता है। तो जो ओपेक नेशन है, जैसे कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है जो कि तेल बेचते हैं, उन्होंने जो क्रूड ऑयल का सप्लाई था उसको कम कर दिया, और सप्लाई कम होने से ये हुआ कि मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ गया। डिमांड बढ़ने से ये हुआ कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो बढ़ने लगे। तो ये ओपेक नेशंस ने अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए किया था। अब क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे तो वो क्रूड ऑयल आसानी से बेच नहीं सकता था। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के कारण, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ने के कारण होने ये वाला था कि दुनिया के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं उन सबको इस चीज़ का खामियाजा भुगतना था। क्रूड ऑयल के अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो ज़्यादा पेमेंट उनको करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे तो उसके लिए हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो जल्दी जल्दी खत्म होगा, और इससे हमारे इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बट हमारे कंट्री ने क्या किया कि जो इम्पोर्ट्स थे उनको बैलेंस किया। हमारी जो गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी थी वो इस तरीके से काम कर रही थी कि हम रशिया से भी ऑयल खरीद रहे थे और हम बैलेंस कर पा रहे थे, ताकि जो क्रूड ऑयल के बढ़ते हुए प्राइसेस है वो हमारे कंट्री के इकोनॉमी को इफेक्ट ना करे। हमारे देश के ऊपर खतरा था कि हमारे देश के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं रशिया से ऑयल खरीदने के लिए, बट फिर भी हमारे देश के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे। उसका रीज़न ही ये था कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बहुत बढ़िया थी, और इस चीज़ के कारण हमारा जो देश है उसने फोकस किया है ग्रीन फ्यूल के तरफ। अब आप देख पा रहे हो कि हमारे देश में अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं ग्रीन फ्यूल को लेकर, ताकि हम दूसरे कंट्रीज के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रह सके। पूरे दुनिया के अंदर बढ़ते हुए क्रूड ऑयल के प्राइसेस के कारण जिस कंट्री के ऊपर सबसे कम इम्पैक्ट पड़ रहा था उन कंट्रीज में हम शामिल थे, और ये सब कुछ हो पाया हमारे नेशन फर्स्ट पॉलिसी के कारण। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा अपडेट बताता हूँ। DRDO ने हाई एंडोरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का सरफेस टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। यह जो टेस्ट था वो किया गया था कोचिन शिपयार्ड इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी में, जो कि कोची में है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये HEAUV ये कैसा व्हीकल है। ये एक्चुअली में एक ऑटोनोमस व्हीकल है जो कि पानी के अंदर चलता है। तो ये पानी के अंदर चल के सर्विलेंस का काम करेगा, मतलब कि जांच पड़ताल करेगा और निगरानी के काम आएगा। ये जो HEAUV ऑटोनोमस व्हीकल है इसमें स्टिल्थ कैपेसिटी भी है। स्टिल्थ कैपेसिटी मतलब कि अपने आप को छिपाने की कैपेसिटी भी है। ये दुश्मन से छिप कर रह सकता है, और उसके साथ साथ यह 15 दिन तक अपना काम छिप कर कंप्लीट कर सकता है। मतलब कि हमारे समुद्र के अंदर अगर कोई दुश्मन मौजूद रहेगा तो उसके ऊपर यह निगरानी रख सकता है 15 दिनों तक लगातार छुपकर। ये जो HEAUV DRDO ने बनाया है इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे आने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। जब हमारा दुश्मन कभी सबमरीन के साथ आएगा तो उसको टेक डाउन करने में ये बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा। उसके साथ साथ जो समुद्र के अंदर माइंस लगाए जाते हैं, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, जिस तरीके से ज़मीन के ऊपर गड्ढा बना के उसमें माइंस लगाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से समुद्र के अंदर भी माइंस लगाए जाते हैं ताकि जो सबमरीन से शिप्स हैं उनको रोका जा सके। तो उनको आइडेंटिफाई करने में भी ये बहुत कारगर रहेगा। उसके साथ साथ इसको इंटेलिजेंस में भी काम लिया जा सकता है, सर्विलियंस में भी काम लिया जा सकता है, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो इन सभी कार्यों के लिए जो DRDO हमारे देश के लिए कर रहे हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हमारे देश के लिए कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये हमारा न्यू फॉर्मेट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो अच्छी चीज़ें हो रही है वो भी मैं आपके सामने लाऊँ।